हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स चैनल में। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं सॉल्व एग्जांपल 6.13। देखो क्या बोला है एग्जांपल में। कंसीडर द कोलिजन डेपिक्टेड इन फिगर 6.10। ये जो आपके सामने दिख रहा है वो फिगर 6.10 है। टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल विथ इक्वल मासेस m1 एंड m2। मान लो कि ये जो दो बिलियर्ड बॉल की यहाँ पे बात की गई है, वो दोनों का मास यहाँ पे सेम है, m1 इज इक्वल टू m2। हम इसको कुछ वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू लेट से m, है ना। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लो कि ये m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, मान लो कि ये m है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ो। बोला गया है द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू वाइल द सेकंड बॉल इज कॉल्ड द टारगेट। द बिलियर्ड प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल इन द कॉर्नर पॉकेट which is at the angle theta 2 is equals to 37. Assume that the collision is elastic and the friction and rotational motion are not important, then obtain the theta 1. आपको बोला गया है कि भाई जो पहला बॉल है उसको क्यू बोलते हैं, दूसरे को टारगेट बोलते हैं। मतलब कि इसको हम स्टिक से हिट करेंगे तो ये बॉल आके इसके साथ टकराएगा, और टकराने के बाद भाई ये जो दूसरा वाला बॉल है वो 37 डिग्री पे जाके वो अंदर पॉकेट के अंदर गिर जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे थीटा टू आपको दिया गया है, दैट इज 37 डिग्री। थीटा टू की वैल्यू आपको यहाँ पे 37 दी गई है ना। सो दिस इज 37 डिग्री, ये आपको प्रोवाइडेड है। चलिए तो आपको पता क्या करना है, थीटा वन कितना होगा वो आपको पता करना है। अच्छा यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी, क्योंकि हमारा जो नोटेशन है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो मान लो कि ये जो पहला वाला बॉल है, क्यू वाला बॉल है, इसको हम उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि u1 है, और ये जो टारगेट है उसकी वेलोसिटी 0 है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे ना अभी इसको घुमा फिरा के नहीं लिखूंगा, मैं सीधा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म लिखूंगा। और वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि v1 एंड v2 के दो कंपोनेंट को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको सीधा वेक्टर फॉर्म में ही लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वो भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, स्केलर में नहीं, वेक्टर फॉर्म में। मतलब कि यहां पे हम विथ डायरेक्शन ही जो भी बात करेंगे वो डायरेक्शन ही बात करेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि बिफोर द कोलिजन का मोमेंटम लेट से पी आई है, तो ये पी आई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर होना चाहिए। पी आई वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं m1u1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो दूसरे का तो जीरो होगा ना मोमेंटम, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका जीरो लिख सकते हो। दूसरा m2 है, उसका बिफोर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, तो आफ्टर द कोलिजन इसका मोमेंटम हम लिखेंगे m1v1 वेक्टर। अभी इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में ही रखा है ना। तो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर, क्योंकि यहां पे m1 m2 दोनों तो सेम है ना, और उसको हमने m कंसिडर किया है। तो मैं यहां पे वैल्यू प्लेस करता हूं, तो ये हो जाएगा m u1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर, ठीक है। अभी देखो राइट हैंड साइड से दोनों में से m कॉमन आ जाएंगे, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m u1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m कॉमन आउट, ये हो जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। यहां से देखो m m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, u1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का एडिशन होगा u1 वेक्टर। अगर मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाता हूं, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो भाई ये u1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। भाई इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है,
इसको तो हम सीधा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में u1 लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल के आएगा अंडर रूट में, याद करो वो लंबा वाला फॉर्मूला, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे ये जो थीटा है वो v1 एंड v2 के बीच का एंगल होता है, और v1 और v2 के बीच में एंगल है ये टोटल पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होगा v1 एंड v2 के बीच का एंगल। तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो ये होगा टोटल एंगल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। मान लो कि ये रिजल्ट नंबर 1 है, ठीक है। चलो तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अभी नेक्स्ट क्या, तो भाई नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको क्लियरली यहां पे बोला गया कि दिस कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। तो ये अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चलिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो हमने देखो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे से हम ये वाला रिजल्ट निकाले थे, याद आया कुछ, ये वाला रिजल्ट। तो मैं यही रिजल्ट यहां पे अप्लाई करूंगा, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यही रिजल्ट अप्लाई करूंगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि m1 m2 दोनों सेम है और वो m के बराबर है। तो ये हो जाएगा m u1 स्क्वायर, यहां से दोनों में से m कॉमन हो जाएगा, डायरेक्टली एक स्टेप ज्यादा जल्दी लिख देता हूं। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये देखो m m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। अभी आप देखो यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 को आप देखोगे तो रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करो। अगर रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आता है कि भाई रिजल्ट नंबर 2 के हिसाब से ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। अगर ये वाली टर्म जीरो है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये टर्म जीरो क्यों हुई, v1 की वजह से ना, v2 की वजह से ना, तो भाई cos θ1 प्लस θ2 की वजह से ये वाली टर्म जीरो हुई। अगर आप यहां पे ये cos θ1 प्लस θ2 को जीरो लेते हो तो आपको यहां से θ2 मिल सकता है ना। तो अल्टीमेटली रिजल्ट है फ्रॉम कंपेयरिंग, या फिर यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि भाई cos θ1 प्लस θ2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और ये जीरो क्यों आया, क्योंकि हो ना हो यहां पे cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू cos 90 हुआ होगा। और अगर ये cos 90 है तो भाई तो जीरो होगा डेफिनेटली। तो ये θ1 प्लस θ2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो भाई हमें θ1 निकालना है, तो भाई ये θ1 कितना होगा, θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस θ2। अभी θ2 की वैल्यू तो हमारे पास है, θ2 की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, तो उसको प्लेस कर दो यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 90 में से 37 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 53 बचेगा। तो ये θ1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 53 डिग्री। सो दिस इज द आंसर जो हमें निकालने को बोला गया है। क्लियर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। तो देखो 6.1, द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ वर्क डन की साइन निकाल के आपको देना है, मतलब कि साइन ही यहाँ पे डिस्कस करनी है कि पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, वर्क डन मतलब कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलो हर एक सिचुएशन आप दी गई है तो सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है।
पहला सिचुएशन में क्या बोला है, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। तो ऐसे केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो आपको पता करना है। मतलब कि एक बंदा है जो अंदर से वेल में से भाई पानी की बकेट को रोप के द्वारा मतलब कैसे खींच रहा है और खींच के उसको ऊपर खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है ना। तो मतलब कि वो जो बकेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में वो शिफ्ट होती जाएगी, मूव होती जाएगी। और साथ में आप देखिएगा कि यहाँ पे टेंशन फोर्स जो भी होता है, क्योंकि टेंशन रस्सी के साथ बंधी होती है, हम रस्सी को खींचते हैं, रस्सी बकेट के साथ कांटेक्ट में होती है, तो भाई वहां पे टेंशन प्रोड्यूस, और टेंशन फोर्स की वजह से टेंशन फोर्स उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है, ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, तो उसकी वजह से वो बकेट ऊपर जाती है ना। तो वहां पे मुझे इतना समझ में आता है कि ये वाले केस में एक ही अगर मैं बात करूं तो यहां पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा ना उसी डायरेक्शन में यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है ना। वहां पे फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन के तौर पे, ये बकेट है, मान लो ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और उसके साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल जो भी होगा वो 0 डिग्री होगा, है ना। और हमें पता है कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर कांस्टेंट फोर्स की वजह से लिखे तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहां पे थीटा 0 है तो भाई ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो हियर इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज भाई साहब यहां पे वर्क डन जो भी होगा W इज पॉजिटिव। हमें सिर्फ साइन पता करनी है यहां पे, ठीक है। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस, मतलब कि इसी केस के अंदर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन की बात करें तो क्या होगा। तो भाई क्या होता है कि ये बकेट है, ये बकेट है, ये रस्सी से बंधी होती है और हम इसको ऊपर खींचते तो टेंशन इसको ऊपर खींचता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन जरा देखो इसके अंदर पानी भरा होता है तो इसको mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर आप mg के रिस्पेक्ट में देखोगे तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि mg एंड d दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हियर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वाले केस में वर्क डन नेगेटिव निकल के आएगा, W इज नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाय वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, बाय फ्रिक्शन की वजह से। तो भाई एक बॉडी है, जैसे कि यहां पे समझो ये बॉडी है, ये सरफेस है, भाई ये बॉडी का मास m है, ये डायरेक्शन में मोशन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में। अभी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, और अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा दोनों के बीच का, 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि वर्क डन इज नेगेटिव, W इज नेगेटिव, ठीक है। चलो डी की बात करते हैं। अभी डी सिचुएशन में क्या बोला है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बाय वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ सरफेस। यहां पे आप देखो बोला गया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो रफ सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आता है कि जो वर्क हो रहा है, मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसका वर्क डन क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो W इज पॉजिटिव। नेक्स्ट E, यहां पे क्या बोला है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एन एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट, मतलब कि इसको रेस्ट में लाने के लिए जो एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा पेंडुलम को, उसके द्वारा होने वाला वर्क डन। तो भाई मान लो कि पेंडुलम ये डायरेक्शन में मोशन में है, तो ऐसे केस में इसको रेजिस्टिव फोर्स एयर का ये डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, तो भाई 180 डिग्री बनेगा। पेंडुलम को रोकने के जो भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसकी अपोज करेगा, उसकी मोशन को अपोज करेगा।
तो उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो दोनों के बीच का एंगल निकल के आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाले केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, सो W इज नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Question 6.2. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction is 0.1. Then compute the work done by the applied force in 10 seconds. Compute the work done by the friction in 10 seconds. Compute work done by the net force on the body in 10 seconds and change in kinetic energy of the body in 10 seconds. And interpret your results. तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चीजें निकालने को बोला गया है। देखो आपको क्या बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था, उसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगा। अभी यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है, मतलब कि टेबल की सरफेस जो भी है वो रफ सरफेस है, तो ड्यूरिंग दिस मोशन उसको एक काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे बोला है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब कि 60 न्यूटन जो हम इसके ऊपर अप्लाई किए, वो 60 न्यूटन की वजह से इसका वर्क डन 60 न्यूटन का के द्वारा यहां पे हुआ वर्क डन कितना होगा 10 सेकंड में। 10 सेकंड में वर्क डन कितना हुआ होगा, तो देखो यहां पे हर एक जगह पे 10 सेकंड बोला गया है। तो अभी पहले तो ये पता कर लो कि भाई ये 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा। ये बॉडी पहले तो रेस्ट कंडीशन में थी ना, 2 kg की बॉडी पहले तो रेस्ट कंडीशन में थी, तो पहले तो ये पता कर लो कि भाई वो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा 10 सेकंड में। 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो पहले पता करना पड़ेगा हमें, है ना। उसके बाद हम वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सिचुएशन को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सिचुएशन हमें क्या दी गई है, देखो ध्यान से, सिचुएशन हमें ऐसी दी गई है। मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, जिसका मास 2 kg है, वो यहां से रेस्ट कंडीशन में था, फिर उसके ऊपर हमने 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया। तो भाई ये कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं 7 न्यूटन का इसकी बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से मोशन में आ गया, और मोशन में आके उसने डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो कि 10 सेकंड में वो यहां से कुछ यहां तक पहुंचा होगा, 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड मान लो वो यहां तक पहुंचा। यहां तक पहुंचा है। अभी थ्रू आउट दिस मोशन, भाई ये जो सरफेस है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है, मतलब कि म्यू के इज गिवन, दैट इज 0.1। म्यू के आपको 0.1 दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर थ्रू आउट दिस मोशन कंटिन्यूअसली एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इतना फोर्स इसको थ्रू आउट दिस मोशन लगता ही जाएगा। तो पहले तो हमें यह पता करना है कि भाई 10 सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया। मान लो कि उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया डी के बराबर, तो ये डी कितना होगा वो पहले पता कर लेते हैं। और डी पता करने के लिए पहले तो ये देखो कि ये बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो भाई इसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो भाई एक फोर्स ये डायरेक्शन में, दूसरा फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में, तो नेट कितना होगा, तो 7 न्यूटन में से फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक्ट कर रहा है मान लो एफ नेट, तो भाई ये एफ नेट कितना होगा, एफ नेट की वैल्यू पहले पता कर लो। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे एफ नेट इज नथिंग बट इक्वल टू 7 न्यूटन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है आपको पता है, म्यू इंटू एम जी, म्यू के इंटू एम जी के बराबर होती है ना। तो ये हो जाएगा 7 माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है, एम 2 kg दिया गया है, और यहाँ पे जी है 10, तो ये हो जाएगा 2। तो 7 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 5। 7 माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास कुछ निकल के आएगा 5 न्यूटन। तो एफ नेट हमारे पास निकल के आएगा 5 न्यूटन। देखो अगर आप जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 लेते हो तो थोड़ा आंसर में चेंज आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 कंसीडर किए, इसलिए हमारा आंसर ये निकल के आया है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 न्यूटन। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अभी देखो ध्यान से कि भाई ये 5 न्यूटन मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन का, और वो 5 न्यूटन फोर्स के अंदर वो 10 सेकंड में डी जितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो भाई पहले तो ये नेट फोर्स के ऊपर से पहले एक्सीलरेशन पता कर लो कि भाई ये बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन कितना आ रहा है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहां से A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम। सो यहां से हम F नेट डिवाइड बाई एम लिख सकते हैं, है ना। तो F नेट कितना आया भाई 5, और ये M कितना है 2, तो ये 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इतना एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। अभी इतने एक्सीलरेशन के साथ अगर वो मोशन में है तो बंदे ने 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो पता कर लो, ठीक है। तो यहां पे 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो पता करने के लिए हम, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आया, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसमें भी ये ऑब्जेक्ट जो भी है वो रेस्ट कंडीशन से मोशन को स्टार्ट करता, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो ये डी होगा हाफ इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे 5/2 इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा टोटल 125 मीटर, मतलब कि ये 125 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, दैट इज 125 मीटर, ठीक है। अगर आप 9.8 लेंगे तो लोगे तो यहाँ पे 126 मीटर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 लिया है तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आता है 125 मीटर। अभी पहला वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालते हैं। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स मतलब कि वर्क डन ड्यू टू दी 7 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स तो इतना ही है ना, नेट फोर्स थोड़ी ना बोला है, अप्लाइड फोर्स बोला है। तो वर्क डन ड्यू टू दी 7 न्यूटन कितना होगा, तो भाई जी फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। तो फॉर्मूला तो ये रहेगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला। फोर्स कितना है 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो यहाँ पे 125 मीटर का। देखो जिस डायरेक्शन में 7 न्यूटन लग रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भाई एंगल दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कुल मिला के देखे तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ बचेगी कितनी, तो भाई बचेगी वैल्यू हमारे पास सिर्फ 7 मल्टीप्लाई बाई 125 के बराबर। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 125 हमारे पास आंसर आएगा भाई 875 जूल, 875 जूल। तो इतना वर्क डन होगा 7 न्यूटन की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, भाई वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो भाई फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे देखो 0.1 मल्टीप्लाई 10, तो 1 इंटू 2 2, तो इतना काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये 2 न्यूटन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 125 इंटू कॉस थीटा। देखो फ्रिक्शन लग रहा है ये डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, तो ये आ जाएगा -250 जूल। तो करेक्ट आंसर इज -250 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा -250 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हो गया बी। अभी सी की बात करते हैं, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड। वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन दी बॉडी इन 10 सेकंड। तो वर्क डन बाय दी एफ नेट, एफ नेट हमने निकाल लिया है तो उसी को इस्तेमाल करो। एफ नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना, नेट फोर्स हमने निकाला 5 न्यूटन, यहाँ पे देखो ये वाला 5 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो भाई 125 मीटर का, इंटू देखो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा 1। तो भाई यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा, तो भाई 125 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास निकल के आएगा 625 जूल, ठीक है 625 जूल। एंड द लास्ट वन इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड। तो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो डी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के होता है, या फिर मैं यहां पे लिखूंगा नेट वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू दी एफ नेट, सॉरी, सो वर्क डन ड्यू टू दी एफ नेट वो डेल्टा के बराबर होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 10 सेकंड में कितनी दिखेगी? तो जितना नेट वर्क डन टू दी नेट फोर्स निकल के आया उतना ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 625 जूल। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर आपका वेरी कर सकता है, अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हो तो आप देखना, खुद से ट्राई करना, 9.8 लेते हो तो आपको जो किताब के पीछे का जो आंसर है ना वो आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6.3 by given in the figure 6.11 are examples of some potential energy functions in one dimension. The total energy of the particle is indicated by a cross on the coordinate system, coordinate axis. In each case, specify the reason, if any, in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. यहां पे अल्टीमेटली आपको बोला गया है कि यहां पे ऐसा रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है हर एक केस में कि जहां पे पार्टिकल का एग्जिस्टेंस हो या ना हो। ठीक है, अभी देखो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी आपको क्रॉस से दी गई है। मैं क्या करता हूं, मैं पहले तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है वो लिखता हूं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, मुझे पता है कि वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक लाइन भी हर एक जगह पे ड्रॉ कर लेता हूं जहां पे मैकेनिकल एनर्जी मार्क की गई है। तो देखो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से इसकी मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो वो ऐसी होनी चाहिए। तो दिस इज द लाइन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे देखोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां पे देखोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड यहां पे देखोगे तो दिस इज द लाइन, यहां से ड्रॉ करते हैं यहां से। सो दिस इज द लाइन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये रेड कलर की जो लाइन है वो मैकेनिकल एनर्जी दिखा रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी की लाइन हमें दिखा रही है ना। अभी ध्यान से समझना, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं वो ध्यान से समझना। क्या कभी ये पॉसिबल है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो? क्या यहां पे ये पॉसिबल है कि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिंपल है भाई। क्या ये पॉसिबल है कि मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो? देखो मैकेनिकल एनर्जी बनती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक से। ठीक है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल होगा कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी? पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब समझो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो ही तो ये भाई इसकी वैल्यू मैकेनिकल से ज्यादा हो। मान लो कि ये ऐसा बोलना चाहता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो भी है आपकी है वो अगर 10 जूल है, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है 15 जूल भी हो। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी -5 जूल होगी, तो ही K प्लस यू बन के हमारे पास E बनेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो जहां जहां पे ग्राफ के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा दिख रही है, वहां वहां पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है कि वो वाले रीजन में पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बात खत्म, पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो जो जो एरिया आपको दिख रहे हैं वहां वहां पे देखते जाओ, और यहां पे रीजन भी लिखते जाओ। लिखना आपको खुद ही है, यहां पे लिखना आपको खुद ही है। ठीक है, तो यहां पे जहां जहां पे एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना, वहां वहां पे मैं क्रॉस लगाता जाऊंगा। देखो ध्यान से, मैं क्रॉस लगाता जाऊंगा ग्रीन कलर से। देखो ध्यान से, इतने रीजन में देखो, इतने रीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 0 से लेके ए के बीच में कोई प्रॉब्लम, लेकिन ए ग्रेटर देन ए में प्रॉब्लम है। देखो ग्रेटर देन ए में देखो यहां पे, ये देखो ये पोर्शन, ये मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है। वी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे ये लोग पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट करते हैं ना। नोटेशन हम यहां पे यूज करते हैं, ये लोग वी यूज करते हैं। तो ये रीजन में देखो पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई, V is greater than E,
विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पे एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे इतने रीजन में ए से लेके बी के बीच में तो भाई चल जाएगा, एग्जिस्टेंस है। लेकिन यहां पे जीरो से लेके ए के बीच में देखो, तो जीरो से लेके ए के बीच में आप देखोगे तो ये पाओगे कि भाई वी जीरो से लेके ए के बीच में v इज ग्रेटर देन ई, मतलब कि इसका भी एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे नेगेटिव लेनी पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है। और आफ्टर बी देखो, बी ग्रेटर देन, तो आफ्टर बी भी देखो यहां पे ए से बी के बीच में फिर एग्जिस्टेंस है, देखो यहां पे एग्जिस्टेंस है क्योंकि मैकेनिकल से पोटेंशियल कम है तो ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां पे देखोगे तो यहां पे अगेन v इज ग्रेटर देन e, भाई ये पॉसिबल ना होए, है ना। उसी तरीके से यहां पे देखो, ये तो पूरा ग्राफ जो भी है वो पूरा ग्राफ देखो, पूरा ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी ई से ग्रेटर देन है, तो ये तो पूरा मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे v ग्रेटर देन ई है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे देखोगे तो यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो माइनस बी बाई टू से लेस देन, मतलब कि ये डायरेक्शन में तो पॉसिबल है। फिर माइनस बी बाई टू से माइनस ए बाई टू के बीच में इतना रीजन है तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर वापस माइनस ए बाई टू से ए बाई टू के बीच में तो ये पॉसिबल है। फिर वापस ए बाई टू से लेके बी बाई टू के बीच में तो इतना रीजन तो इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर वापस ग्रेटर देन बी बाई टू तो इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा आपको फंडा बताया, वही फंडा आपको यहां पे अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो देखो इतने रीजन में मैं राइट करता जाता हूं, इतने रीजन में तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है क्योंकि पोटेंशियल लेस देन मैकेनिकल है ना। लेकिन माइनस बी बाई टू से ए बाई टू के बीच में तो इसमें एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर यहां पे माइनस ए बाई टू से ए बाई टू के बीच में तो यहां पे एग्जिस्टेंस है। फिर ए बाई टू से बी बाई टू के बीच में तो यहां पे एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे ग्रेटर देन बी बाई टू में तो फिर वापस यहां पे एग्जिस्टेंस है। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, सिंपल सा क्वेश्चन था तो आपको बस इतना ही याद रखना था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल executing linear simple harmonic motion is given by Vx is equals to half kx square, where k is the force constant of the oscillator. For k is equals to 0.5 Newton per meter, the graph of potential energy Vx लिखा है उसको हम Ux मानेंगे versus x is shown in the figure 6.12, so that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equals to plus or minus 2 meter। अल्टीमेटली आपको यहां पे एक पेंडुलम की मोशन को यहां पे दिखाया गया है, आपको पेंडुलम की एक मोशन को दिखाया गया है, ठीक है। पेंडुलम के केस में क्या होता है, हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेंडुलम के केस में क्या होता है कि मान लो कि ये एक पेंडुलम है, मान लो ये एक पेंडुलम है, तो मैं इसको एक थ्रेड के साथ बांध देता हूं। तो हम ना ये एसएचएम में स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें ना एसएचएम में स्टडी करेंगे। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए, लेकिन एसएचएम जब भी चैप्टर चलेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेंडुलम इस तरीके से ऐसे बंधा हुआ होता है सीलिंग के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ, और ये इस तरीके से मतलब कि अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ एक्चुअल में ये एसएचएम नहीं है, एसएचएम में ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑसिलेशंस होते हैं, इसको हम एसएचएम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा मान लो कि इस तरीके की पैटर्न बन रहा है, तो वापस वो क्या होगा कि यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा और फिर वहां से वापस लौट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसके ऑसिलेशंस चलते रहेंगे, ठीक है, यहां से यहां फिर वापस यहां से यहां। तो भाई ये वाला जो पॉइंट होता ना, ये वाला पॉइंट, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ये वाला पॉइंट मान लो या ये वाला पॉइंट मान लो, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, मतलब कि यहां से और ऊपर आगे नहीं जा पाएगा, और इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। और ये वाला पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ये वाले पॉइंट के पास इसकी ना वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो ना होती ना तो भाई वो और ऊपर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं, वहां से वो रिबाउंस हो जाए, मतलब कि रिटर्न हो जाए, रिबाउंस नहीं बोलेंगे, रिटर्न हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो मतलब कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है ना। वेलोसिटी जीरो का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, वो आपको ग्राफ से भी दिख जाएगा। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो गई। मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, आप कोई भी एक पॉइंट मान लो ये एक्सट्रीम पॉइंट है,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। काइनेटिक एनर्जी जहां पे आपको पोटेंशियल मैक्सिमम मिली ना, वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो मिल जाएगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक जीरो मिलेगी, तो ये ऐसा ग्राफ होता है इसका। ठीक है, तो एसएचएम का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, वो कितनी है आपको दी गई है, एक्सट्रीम पॉइंट पे हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर दी गई है। अभी ये जो एसएचएम होता है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब कि वो अपने आप ऐसे ऑसिलेशंस करता रहता है ना। एक बार आपने उसको सिर्फ अनबैलेंस कर दिया, उसके बाद वो अपने आप ऐसे ऑसिलेशंस करते रहेगा। मतलब कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, और वो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी दी गई है, 1 जूल दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल, लेकिन वो एक्सट्रीम पॉइंट पे, एट एक्सट्रीम पॉइंट, ये जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वो एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट। जी हाँ, यहां पे टोटल एनर्जी 1 जूल आपको दी गई है, टोटल एनर्जी आपको 1 जूल दी गई है ना। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट टोटल एनर्जी इज 1 जूल। ठीक है, चलो, बट हमें पता है कि ये टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल। काइनेटिक तो भाई वहां पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो है इसकी। ठीक है, तो बचेगी सिर्फ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1, और पोटेंशियल जी कितनी है इसकी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि दो को वहां पे ले जाओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 2/k के बराबर, और यहाँ पे k की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, देखो 0.5 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। तो ये भाई हम इसको लिखेंगे 2/0.5, और 0.5 मतलब कि 1/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 4, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +or-2 मीटर। और यही तो आपको प्रूव करने को बोला है कि भाई ये जो पेंडुलम होगा वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर तक जा पाएगा, और कम से कम ये नेगेटिव डायरेक्शन में -2 मीटर तक जा पाएगा, है ना। तो यही तो आपको इट रीचेस +or-2 मीटर। ठीक है, तो यही तो आपको प्रूव करने को बोला था। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग। यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बोले गए हैं, पूछे गए हैं, बोले नहीं गए, पूछे गए हैं, आपको उसके आंसर देने हैं। देखो, द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन at whose expense is the heat energy required for burning obtained, the rocket or the atmosphere। मतलब कि यहाँ पे मान लो कि रॉकेट के कोई कुछ पुर्जे है, और वो पुर्जे वहां से अलग हो चुके हैं, और वो जब भी अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो जलने लगते हैं, है ना। या फिर मान लो कि एक फ्लाइट एक रॉकेट है, वो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में उसकी बॉडी मान लो कि हीट पकड़ के जलने लगती है, बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो आपको क्या पूछा है कि आपको ये पूछा है कि वो जो जलने लगता है, वो जो हीट पकड़ लेता है, हीट एनर्जी यहाँ पे जो मिलती है बर्निंग के लिए, तो वो रॉकेट की खुद की एनर्जी में से मिलती है या एटमॉस्फेयर उसको ये एनर्जी देता है, ये आपको पता करना है। तो देखो, ये हीट एनर्जी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है फ्रिक्शन की वजह से, जो रिक्वायर्ड होती है भाई, वो रॉकेट की खुद की ही एनर्जी होती है, वो रॉकेट की खुद की ही एनर्जी होती है ना, वो एटमॉस्फेयर की नहीं होती है, वो रॉकेट की खुद की एनर्जी होती है। मतलब कि आप खुद ही सोचो ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाती है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उसको एयर फ्रिक्शन जो भी लग रहा है, वो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी हीट की एनर्जी, मतलब कि उसकी जो बॉडी जलने लगती है, वो एक्चुअल में वो एनर्जी उसी की काइनेटिक एनर्जी में से उसको मिल जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी में से मतलब कि रॉकेट की ही काइनेटिक एनर्जी में से उसको ये एनर्जी मिल जाती है, तो वही रॉकेट की ही काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस एंड दिस वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन रीअपियर्स एज ए हीट एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जी हाँ, यहाँ पे हीट की एनर्जी हमें रॉकेट से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर अगर हम देंगे, वैसे क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा डिटेल में तो लिखने का नहीं बोला है,
सिर्फ यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी से ये काम हो जाता है, तो भाई ये रॉकेट की खुद की एनर्जी से ये काम होता है ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है रॉकेट की खुद की एनर्जी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, अब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? मतलब कि एक कॉमेट है जो यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में घूम रहा है, सन के आसपास घूम रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि भाई क्यों यहाँ पे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होने वाला टोटल वर्क डन जीरो होता है। तो भाई वो वर्क डन इसलिए जीरो होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है, और कंजर्वेटिव नेचर के लिए भाई वर्क डन इन क्लोज लूप जीरो होता है, इसलिए यहां पे वर्क डन जीरो होगा, है ना। क्लोज लूप होगा ना, मतलब कॉमेट अभी यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट, सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो भी होती है वो क्लोज लूप जनरेट करती है। तो क्लोज लूप में जितना वर्क डन यहां से यहां पे हुआ, तो उतना ही वर्क डन यहां से यहां भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम यहां पे मान सकते हैं कि भाई टोटल वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो, दैट्स व्हाई। तो मैं इसका रीजन ये लिखता हूं, बी का आंसर ये लिखता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो, दैट्स वाई यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हुआ कंप्लीट ऑर्बिट के लिए होने वाला वर्क डन जीरो रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, सी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन एवरी थिन एटमॉस्फेयर लॉसेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू द डिसिपेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, हाउएवर स्मॉल, why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth? देखो क्यों उसकी स्पीड जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, उसका आंसर इसी के अंदर दिया गया है, क्लोजर एंड क्लोजर टू दी अर्थ। क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आता जाएगा, भाई हमें पता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इसीलिए तो वो इंक्रीज होगा, है ना, इसीलिए उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे, इसका आंसर यहीं से मिलेगा, एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ, as it comes closer and closer to earth, its kinetic energy increases। ठीक है, इसीलिए उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट डी, लास्ट क्वेश्चन डी, इन फिगर 6.13 जो ऊपर दी गई है वो फिगर, द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड। इन फिगर 6.13(2) he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and the mass of 15 kg hangs at its other end. In which case is the work done greater? देखो दोनों में से कौन से केस में वर्क डन ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, वो आपको पता करना है। देखो पहले केस को आप देखोगे ना, तो उसमें ऐसा बोला गया कि उसने सिर्फ 15 केजी का जो बाई मास है ना, उसको सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो हाथ होगा ना, वो सिर्फ उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा सकता है, समझ में आ रहा है, वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो मैन के द्वारा ये बॉक्से के ऊपर पहली फिगर में अगर देखोगे तो वहां पे कौन सा फोर्स लगा होगा, तो भाई नॉर्मल फोर्स लगा होगा, ये नॉर्मल फोर्स लगा होगा, है ना, हाथ की वजह से सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में। तो आप देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे केस नंबर 1, इन पहले केस में अगर हम लिखे तो इन केस नंबर 1, सो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स लगेगा नॉर्मल
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है ना बच्चों, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर आप किसी बक्से को हाथ में पकड़ते हो तो अल्टीमेटली यू आर अप्लाइंग द नॉर्मल फोर्स, है ना। तो नॉर्मल फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में लगा, तो ये cos 90 तो हो जाएगा जीरो, तो पहले केस में वर्क डन जीरो होगा। तो इसका सीधा हिसाब निकलता है कि तो भाई दूसरा ही केस ऐसा है कि जिसके अंदर वर्क डन आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे केस में वर्क डन कितना होगा, तो भाई इसको 15 केजी है ना, ये 15 केजी है, तो इसको लगेगा mg नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा। और क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है तो अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट इसके अंदर टेंशन लगेगा, और यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको ऊपर खींचने के लिए, है ना। और वो टेंशन कितना हो सकता है, तो हमें पता है टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी, मतलब कि m यहाँ पे दिया गया है 15, g हम मान लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। और क्योंकि ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और ये बक्सा भी ऊपर खींचेगा, और ऊपर खींचेगा मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये डायरेक्शन में, और ये बंदा 2 मीटर चला तो ये भी 2 मीटर ऊपर खिसकेगा, तो वर्क डन कितना होगा ये वाले केस में, केस नंबर 2 में, टेंशन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू, देखो जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा cos 0, cos 0 हो जाएगा 1, टेंशन है 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन। तो रिजल्ट आपके सामने है, ये हो गया केस नंबर 1 में होने वाला वर्क डन, इसको मैं वर्क डन 1 बोलता हूँ, इसको मैं वर्क डन 2 बोलता हूँ। तो हियर क्लियरली विजिबल दैट वर्क डन इन केस 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस 1, और ऐसे भी देखना हो तो वर्क डन इन केस 1 तो जीरो ही है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बस बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।